हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लॉजिक बाय यूजीनिया चेंग बुक के बारे में। अनीशा को पढ़ने का शौक तो हमेशा से था, लेकिन आज वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसके हाथों में एक नई किताब थी, द आर्ट ऑफ लॉजिक, हाउ टू मेक सेंस इन अ वर्ल्ड दैट डजंट, जो उसने पिछले हफ्ते ऑनलाइन ऑर्डर की थी। यूजीनिया चेंग की लिखी इस किताब के बारे में उसने सुना था कि यह सिर्फ गणित की किताब नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की एक अलग ही दुनिया को खोलती है। किताब का कवर सिंपल था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कि वो उसे पुकार रहा हो। रविवार की सुबह थी, बाहर हल्की ठंड थी और अनीशा ने अपनी फेवरेट कॉफी का कप उठाया और बालकनी में रखे आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई। वो अक्सर कहती थी, अच्छी किताब के लिए सही माहौल जरूरी है। बालकनी के सामने फैले पेड़ों और दूर तक दिखने वाले शहर के नज़ारे के बीच उसने किताब का पहला पेज खोला। किताब का पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉजिक। उसने कुछ चौंकते हुए सोचा, लॉजिक मतलब ये तो बस दिमागी एक्सरसाइज जैसा कुछ होगा, है ना? लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि ये चैप्टर तो उसके पूरे सोचने के तरीके को बदलने वाला है। यूजीनिया चेंग लिखती हैं कि लॉजिक सिर्फ नंबर्स या मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं है। ये एक तरीका है जिससे हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ये सुनकर अनीशा को अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब वो और उसकी दोस्त पल्लवी जेंडर इक्वालिटी पर बहस कर रहे थे। पल्लवी का मानना था कि समाज कभी पूरी तरह से बराबरी का नहीं हो सकता, और अनीशा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। किताब ने समझाया कि लॉजिक का मतलब है सवाल पूछना। अगर मैं उस दिन पल्लवी से सवाल पूछने की बजाय बस अपनी बात साबित करने पर फोकस न करती, तो शायद हमारी बातचीत और गहरी हो सकती थी, उसने खुद से कहा। चेंग लिखती हैं कि लॉजिक हमें हकीकत से कुछ हटकर सोचने की ताकत देता है, ताकि हम किसी भी इशू को साफ और क्लियर तरीके से देख सकें। उसने पढ़ा, लॉजिक अलाउज अस टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रियलिटी सो वी कैन फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन इरेलेवेंट डिटेल्स। ये लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान हम इरेलेवेंट चीज़ों में उलझ जाते हैं और मेन पॉइंट को खो देते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी किसी से बहस करते वक्त ये सोचा कि वो मुझसे क्यों डिसएग्री कर रहे हैं? क्या मैं उनकी बात को सही तरीके से समझ पाई हूं? जवाब अक्सर नहीं ही था। उसे एहसास हुआ कि बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस इंसान की सोच को समझें। अनीशा को किताब के एक हिस्से ने और भी ज्यादा झकझोरा, जब चेंग ने लिखा कि लॉजिक को इस्तेमाल करना हमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जैसे जेंडर इक्वालिटी या रेसिज्म पर मीनिंगफुल डिस्कशंस करने के लिए इक्विप कर सकता है। उसने सोचा कि आजकल सोशल मीडिया पर कितनी बार लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे पर अटैक्स करते हैं और ऐसी बहसों का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। शायद इसकी वजह यही है कि लोग अपनी फीलिंग्स को ही पूरा सच मान लेते हैं। किताब के इस हिस्से को पढ़ते पढ़ते अनीशा की कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसे इसका होश ही नहीं था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर लॉजिक हमें हकीकत से कुछ दूर जाने की सलाह देता है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए? उसने खुद को ही जवाब दिया, शायद नहीं। इसका मतलब है कि हमें किसी भी समस्या को देखने के लिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। उसने खुद को इमेजिन किया कि अगर अगली बार ऑफिस में किसी मीटिंग के दौरान कोई हीटेड डिस्कशन हो, तो वो कैसे लॉजिक का इस्तेमाल कर सकती है। शायद मुझे हर किसी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं अपनी बात को सबसे ऊपर रखूं। किताब में आगे लिखा था कि लॉजिक का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमें इमोशनल बायसेस से बचने में मदद करता है। अक्सर जब हम किसी बात से इमोशनली जुड़े होते हैं, तो हम गलत या इरेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स पर भी विश्वास कर लेते हैं। अनीशा को याद आया कि पिछले महीने उसने एक फिल्म देखी थी, जिसमें मुख्य किरदार ने अपनी जिंदगी के हर बड़े फैसले में सिर्फ अपने इमोशंस को माना था। आखिर में उसकी जिंदगी बिखर गई थी। उसने सोचा, क्या उस किरदार की जिंदगी बेहतर हो सकती थी अगर उसने अपने डिसीजंस में लॉजिक को भी शामिल किया होता? अब तक वो किताब के पहले चैप्टर में ही थी, लेकिन उसके दिमाग में इतनी बातें घूमने लगी थीं कि उसे लगा
जैसे उसकी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ने लगा हो। उसने किताब को धीरे से बंद किया और बाहर पेड़ों की ओर देखा। उसकी निगाहें खिड़की के पार थीं, लेकिन दिमाग किताब के उन शब्दों में खोया हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं ये सब चीजें अपनी जिंदगी में लागू कर सकूं, तो शायद मैं कई ऐसी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी जिन्हें मैं अब तक सिर्फ एक तरफा देख रही थी। अनीशा ने अपने फोन पर नोट्स बनाने शुरू कर दिए। उसने लिखा, 1. लॉजिक इज अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, नॉट जस्ट गिविंग द राइट आंसर्स. 2. रिमूव इमोशंस व्हाइल एनालाइजिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस. 3. अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन. ये 3 पॉइंट्स उसने खुद के लिए बनाए थे ताकि वो उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सके। लेकिन ये बस शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि ये किताब उसे सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने के बारे में सिखा रही है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने मन में ठाना कि अगला दिन ऑफिस में वो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पर लॉजिक को अपने डिस्कशंस में शामिल करेगी। उसे लगा जैसे ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने के लिए है। उसने खुद से कहा, यह तो बस पहला लेसन था, पता नहीं आगे क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगले दिन का सूरज कुछ खास नहीं था, वही ऑफिस जाने की भाग दौड़, वही रोजमर्रा के काम। लेकिन अनीशा के दिमाग में अब भी वो किताब और उसके पहले चैप्टर के सबक घूम रहे थे। उसने सोचा, लाइफ में कुछ और ऑर्गेनाइज सोचने की जरूरत है। दिन भर मीटिंग्स और ईमेल्स में उलझी रही, लेकिन जैसे ही शाम को घर पहुंची, उसने अपनी फेवरेट चाय बनाई और फिर से उस किताब को खोला। आज का लेसन था द डायरेक्शनलिटी ऑफ लॉजिक। इस चैप्टर की शुरुआत में यूजीनिया चंग ने लिखा था कि लॉजिक हमेशा एक दिशा में काम करता है। अगर A से B होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि B से A भी होगा। अनीशा ने यह लाइन पढ़ते ही रुक कर सोचा, अरे ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो हर कोई समझ सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगी, उसे एहसास हुआ कि ये जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। चंग ने समझाया कि इस एक डायरेक्शनल फ्लो को न समझने की वजह से लोग अक्सर बड़ी बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। उसने किताब के एक उदाहरण को पढ़ा। अगर कोई कहे कि सभी केले फल हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उल्टा कहना, यानी सभी फल केले हैं, गलत हो जाएगा। उसने इस पर हंसते हुए सोचा, इतना ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी लोग अक्सर ऐसी ही गलतियां करते हैं। फिर उसने ध्यान से इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करना शुरू किया। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते ऑफिस में उसके बॉस ने कहा था, जो लोग पंक्चुअल हैं वही अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं। इस पर अनीशा ने तुरंत सोचा था कि मैं पंक्चुअल हूं तो इसका मतलब मैं एक अच्छा एम्प्लॉई हूं। लेकिन अब उसने महसूस किया कि इस लॉजिक में फ्लॉ है। उसने किताब में पढ़ा कि लोग अक्सर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को सही से एनालाइज नहीं करते और इसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। ये डिस्टिंक्शन न समझ पाना, यानी A इम्प्लीज B का मतलब B इम्प्लीज A मान लेना, रीजनिंग की सबसे बड़ी गलती है। अनीशा ने खुद से कहा, कितनी बार मैंने सोचा है कि अगर कोई मुझसे सहमत नहीं है तो इसका मतलब वो गलत है, लेकिन शायद वो भी बस अपनी जगह से चीज़ों को अलग तरीके से देख रहा हो। उसने महसूस किया कि उसे अपनी रीजनिंग में इस कॉन्सेप्ट को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। किताब में एक और उदाहरण था जो उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। चंग ने लिखा कि अगर कोई संगीतकार है तो वो क्रिएटिव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रिएटिव इंसान संगीतकार ही होगा। अनीशा ने सोचा कि यह बात कितनी रिलेटेबल है। उसने खुद को कई बार ऐसी ही गलतफहमी में फंसते हुए पाया था। पिछले महीने उसके एक दोस्त रोहन ने उसे बताया था कि वो अक्सर मेडिटेट्स करता है। अनीशा ने तुरंत मान लिया था कि रोहन जरूर मेंटली सॉर्टेड होगा, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि रोहन भी स्ट्रेस से जूझ रहा है तो उसे लगा कि शायद उसने रोहन को सिर्फ एक सिंगल ट्रेट के आधार पर जज कर लिया था। किताब ने उसे समझाया कि लॉजिक की डायरेक्शनैलिटी को इग्नोर करना लोगों के बारे में असम्पशंस बनाने की वजह बन सकता है, और असम्पशंस ही तो अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जड़ होती हैं। उसने किताब को बंद किया और कुछ रुक कर सोचा, अगर मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले में इस बात का ध्यान रखूं कि मेरी रीजनिंग सही दिशा में है या नहीं, तो शायद मैं बेहतर डिसीजंस ले पाऊं।
उसे एक और बात याद आई। उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी, नीरा आंटी। वो हमेशा बहुत ऑर्गेनाइज दिखती थी, हर चीज सही जगह पर, कपड़े परफेक्टली प्रेस्ड और समय का पूरा ध्यान। अनीशा ने हमेशा मान लिया था कि नीरा आंटी की जिंदगी पूरी तरह सॉर्टेड होगी, लेकिन जब एक दिन उन्होंने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी थी, तो अनीशा को झटका लगा। उसने अब समझा कि वो भी वही गलती कर रही थी, बी को ए मान लेना। अगर कोई ऑर्गेनाइज दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरनली भी सॉर्टेड है। किताब के अगले हिस्से में चंग ने एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि डायरेक्शनल लॉजिक का गलत इस्तेमाल बहुत बार लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर कोई कहे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे, तो ये एक लॉजिकल फैलेसी है। प्यार करना और हर बात मानना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन लोग इसे एक डायरेक्शनल लॉजिक के तहत जोड़ लेते हैं और इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। अनीशा ने इसे पढ़ते ही अपनी एक पुरानी रिलेशनशिप के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि कई बार उसे भी इस तरह के मैनिपुलेटिव लॉजिक का सामना करना पड़ा था। वो सोच में पड़ गई कि अगर उस वक्त उसे डायरेक्शनल लॉजिक का ये कॉन्सेप्ट पता होता तो शायद वो खुद को इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग बना पाती। उसने किताब का वो हिस्सा बार बार पढ़ा। चंग ने इसे समझाने के लिए कैटेगरीज का भी उदाहरण दिया था। जैसे सभी फ्रूट्स को कैटेगरीज में डाला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कैटेगरी में फ्रूट्स ही होंगे। अनीशा को लगा कि ये बात बहसों और डिस्कशंस में भी लागू होती है। लोग अक्सर किसी एक इंसिडेंट को पूरे ग्रुप पर अप्लाई कर देते हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि अगली बार जब भी वो किसी टॉपिक पर चर्चा करे तो इस बात का ध्यान रखेगी कि वो जनरलाइजेशन से बचे। अब तक किताब के इस चैप्टर ने अनीशा को पूरी तरह से एंग्रोस कर लिया था। वो हर एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि लॉजिक का ये दूसरा लेसन भी उसके सोचने के तरीके को एक नया मोड़ दे रहा है। उसने किताब को कुछ देर के लिए बंद किया और सोचा कि इसे कैसे प्रैक्टिकल तरीके से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है। उसने अपने फोन पर एक नया नोट बनाया। 1. Don't assume that if A implies B, then B implies A. 2. Avoid making assumptions about people based on single traits. 3. Recognize manipulative arguments based on faulty logic. वो ये सब लिखते वक्त अपने आप में एक नई क्लैरिटी महसूस कर रही थी। उसे लगा कि जैसे उसकी सोच का एक नया लेवल अनलॉक हो गया हो। अनीशा को अब ये भी समझ में आ गया था कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये उसे बार बार अपने डिसीजंस और असम्पशंस पर क्वेश्चन करने के लिए इंस्पायर कर रही थी। उसने सोचा कि वो अगले दिन अपने दोस्तों के साथ किसी भी डिस्कशन में इस लेसन को कॉन्शियसली अप्लाई करेगी। उसने खुद से कहा, हर डिसीजन से पहले एक पॉज लेना होगा। ये सोचना होगा कि क्या मैं सही दिशा में सोच रही हूं या बस एक असम्पशन के जाल में उलझ रही हूं। किताब अब तक अनीशा के लिए सिर्फ एक पढ़ाई का साधन नहीं रही, ये उसकी जिंदगी को रीशेप करने का जरिया बन रही थी। उसने महसूस किया कि लॉजिक को समझने से सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और सोचने का तरीका भी बेहतर हो सकता है। उसने किताब के अगले पेज को देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गई। अभी नहीं, उसने खुद से कहा, पहले इस लेसन को अब्सॉर्ब करना होगा। उसने किताब को बंद किया और बाहर की तरफ देखा। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन अनीशा के दिमाग में एक नई गर्माहट थी, नई सोच, नया दृष्टिकोण। उसने खुद से वादा किया कि इस किताब के हर लेसन को वो अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जब अनीशा ने किताब को फिर से खोला तो उसे एक अजीब सा उत्साह महसूस हुआ। पिछले 2 लेसन्स ने उसके सोचने के तरीके को काफी बदल दिया था। उसने सोचा, आज का लेसन पता नहीं क्या नया सिखाने वाला है। उसने अपनी कॉफी का पहला घूंट लिया और किताब का 3रा चैप्टर पढ़ने लगी, द रोल ऑफ इमोशन इन लॉजिक। इस बार यूजीनिया चेंग ने एक ऐसी बात कही जो पहले से ही अनीशा के लिए कुछ असामान्य लगी। उन्होंने लिखा कि इमोशंस और लॉजिक एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अनीशा ने ये लाइन पढ़ते ही सिर खुजाया। उसने सोचा, लॉजिक और इमोशंस, ये तो हमेशा से अलग माने जाते हैं। लॉजिक ठंडा होता है, प्रैक्टिकल होता है, और इमोशंस
वो तो बस फीलिंग्स की बातें होती हैं। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि इस किताब के हर लेसन को खुले दिमाग से देखेगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसने महसूस किया कि चंग दरअसल ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इमोशंस को इग्नोर करना भी एक तरह की लॉजिकल मिस्टेक है। अगर हम इमोशंस को डिस्कशन से पूरी तरह बाहर कर देंगे तो हम उन इंसानों के पर्सपेक्टिव्स को समझने का मौका खो देंगे जिनके साथ हम बात कर रहे हैं। यूजीनिया चेंग ने लिखा था कि सेंसिटिव इश्यूज जैसे प्रिविलेज या डिस्क्रिमिनेशन पर बात करते वक्त इमोशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये वो मुद्दे हैं जहां लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के आधार पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर इन फीलिंग्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाए तो डिस्कशन का कोई मीनिंगफुल आउटकम नहीं निकल सकता। अनीशा को तुरंत एक वाकया याद आया। पिछले महीने उसके ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी जहां डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पर बात हो रही थी। उसमें एक महिला स्नेहा ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की थी कि कैसे वो एक फीमेल एम्प्लॉई होने के नाते कई बार बायस का सामना कर चुकी है। उस समय कुछ लोग उसकी बातों को डिसमिस कर रहे थे, ये कहकर कि ये तो हर किसी के साथ होता है। लेकिन अनीशा को अब एहसास हुआ कि स्नेहा के इमोशंस को नज़रअंदाज करके उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। अगर उन्होंने उसके अनुभव को ध्यान से सुना होता और उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश की होती तो डिस्कशन कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकता था। किताब में चंग ने कहा था कि इमोशंस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किसी इश्यू का इम्पैक्ट लोगों पर कैसा होता है, और जब तक हम इस इम्पैक्ट को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक हम किसी समस्या को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। अनीशा ने खुद से कहा, अगर मैं लॉजिक और इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाऊं तो शायद मैं और बेहतर कम्युनिकेटर बन सकती हूं। यूजीनिया चेंग ने इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के जरिए समझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपसे कहे कि वो ठंड में ठिठुर रहा है तो आप बस ये कहकर लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि स्वेटर पहन लो। ठंड की बात केवल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से नहीं बल्कि एम्पैथी से भी जुड़ी होती है। उस व्यक्ति के फीलिंग्स को समझना और एक्नॉलेज करना भी उतना ही जरूरी है। अनीशा को इस बात ने बहुत प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि कई बार वो भी डिस्कशंस में दूसरों के इमोशंस को नज़रअंदाज कर चुकी थी। वो बस लॉजिकल सॉल्यूशंस पर फोकस करती थी और ये भूल जाती थी कि सामने वाले के इमोशंस को वैलिडेट करना कितना ज़रूरी है। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा जहां चंग ने लिखा था कि इमोशंस और लॉजिक का सही बैलेंस लोगों को एक कॉमन ग्राउंड पर लाने में मदद करता है। ये बात अनीशा को बहुत गहरी लगी। उसने सोचा, जब भी मैं किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में होती हूँ मैं हमेशा अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मैं उनकी फीलिंग्स को पहले समझ लूं तो शायद डिसएग्रीमेंट का टोन ही बदल जाए। किताब में एक और बात लिखी थी जो अनीशा को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। चंग ने कहा था कि इमोशंस डिस्कशंस को डीरेल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से हैंडल करें तो वो डिस्कशंस को एनरिच भी कर सकते हैं। अनीशा को याद आया कि एक बार उसके दोस्त करण ने उसे बताया था कि वो अपनी नौकरी से बहुत अनहैप्पी है। उस वक्त अनीशा ने उसे प्रैक्टिकल एडवाइस दी थी, नई नौकरी ढूंढ लो और क्या। लेकिन बाद में करण ने उससे कहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे अनीशा ने उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब उसे समझ आया कि करण को उस वक्त सिर्फ एडवाइस नहीं बल्कि एम्पैथी चाहिए थी। उसे ये एहसास चाहिए था कि कोई उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है। अनीशा ने किताब से यह लेसन लिया कि जब भी कोई सेंसिटिव टॉपिक पर बात हो तो पहले इमोशंस को एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर लॉजिक को अप्लाई करना चाहिए। उसने सोचा कि अगली बार जब भी उसका कोई दोस्त या सहकर्मी अपनी फीलिंग्स शेयर करे तो वो पहले उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करेगी। किताब के इस चैप्टर में चंग ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने लिखा कि अगर हम इमोशंस और लॉजिक को अलग अलग देखने की बजाय उन्हें साथ में यूज करें तो हम ज़्यादा एम्पैथेटिक और इफेक्टिव डिस्कशंस कर सकते हैं। अनीशा ने सोचा कि वो इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती है। उसने अपने फ़ोन पर फिर से नोट्स बनाए। 1. Acknowledge emotions before jumping to logical solutions. 2. Balance emotions and logic to create empathetic communication. 3. Use emotions to understand the impact of an issue on others. उसे लगा कि ये नोट्स उसकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। किताब में चंग ने एक और एग्जाम्पल दिया था कि कैसे प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेशन
जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रिविलेज्ड व्यक्ति को यह कहा जाए कि वो डिस्क्रिमिनेशन को नहीं समझ सकता तो वो डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर उसे बताया जाए कि प्रिविलेज का मतलब है कि उसने कुछ स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो इसे ज़्यादा ओपन माइंडेड तरीके से समझ सकता है। इस बात ने अनीशा को बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा कि वो भी अक्सर लोगों के प्रिविलेज को लेकर जजमेंटल हो जाती थी। अब उसने ठाना कि वो इस नए पर्सपेक्टिव को अपनाएगी और लोगों के साथ डिस्कशंस को ज़्यादा एम्पैथेटिक और कंस्ट्रक्टिव बनाएगी। उसने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। आज का लेसन उसे बहुत गहरा लगा। उसने महसूस किया कि लॉजिक और इमोशंस का सही बैलेंस न केवल डिस्कशंस को बेहतर बनाता है बल्कि रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करता है। अनीशा ने खुद से वादा किया कि वो इस लेसन को अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेगी। उसने मन ही मन सोचा, ये किताब सिर्फ मुझे सोचने का एक नया तरीका नहीं सिखा रही बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान भी बना रही है। अगले दिन की सुबह एक अलग सी ऊर्जा लेकर आई। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और अनीशा ने चाय का कप हाथ में लिया। उसने सोचा कि अब तक की 3 इवनिंग्स ने उसके दिमाग को जैसे एक नई दिशा दे दी थी। हर लेसन ने उसे अपनी सोच को गहराई से एनालाइज करना सिखाया था। आज वो चौथा लेसन पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, रिकॉग्नाइजिंग द लिमिट्स ऑफ लॉजिक। इस बार चंग ने एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने लिखा था कि लॉजिक जितना पावरफुल है उतना ही सीमित भी। इसका इस्तेमाल हमेशा हर स्थिति को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स सिर्फ रीजनिंग के आधार पर नहीं होते बल्कि लोगों के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स या प्रेमिसेस पर भी निर्भर करते हैं। अनीशा को ये लाइन पढ़ते ही एक पुरानी बहस याद आ गई। कुछ समय पहले उसके कॉलेज के दोस्तों का एक ग्रुप चैट हीटेड डिस्कशन में बदल गया था। टॉपिक था, क्या सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा है या लक भी इसमें भूमिका निभाती है? अनीशा ने उस वक्त पूरी लॉजिक के साथ अपना पक्ष रखा था कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है। उसने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। अपने पापा का, जिन्होंने एक छोटे कस्बे से निकलकर बड़े शहर में अपना नाम बनाया था, लेकिन उसके दोस्त मयंक ने लक के पक्ष में कई तर्क दिए थे। उसने कहा था कि कई बार सही समय और सही मौके भी जरूरी होते हैं। वो बहस घंटों चली थी और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे थे। लेकिन अब इस किताब को पढ़ते हुए अनीशा को समझ में आया कि असल समस्या रीजनिंग की नहीं थी, समस्या उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स में थी। यूजीनिया चेंग ने लिखा था कि लॉजिक की वैलिडिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने डिस्कशन की शुरुआत कहां से की है। अगर आपके प्रेमिसेस अलग हैं तो आपकी कंक्लूजन्स भी अलग होंगे। अनीशा ने सोचा, शायद उस दिन मयंक और मेरी बहस में लॉजिक गलत नहीं था। हम दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए वैलिड आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन हम एक कॉमन ग्राउंड पर खड़े ही नहीं थे। किताब में चंग ने कहा था कि डिसएग्रीमेंट्स को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति के प्रेमिसेस क्या हैं। बिना ये समझे आप बस अपने अपने लॉजिक को लेकर लड़ते रहेंगे। अनीशा को यह बात इतनी प्रैक्टिकल लगी कि उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1. बिफोर आर्ग्यूइंग आइडेंटिफाई द अदर पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट। 2. डोंट अस्यूम एवरीवन शेयर्स द सेम प्रेमिसेस एज यू। 3. लॉजिक इज ओनली एज वैलिड एज इट्स फाउंडेशन। किताब में चंग ने एक और दिलचस्प पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि लॉजिक का एक और लिमिटेशन ये है कि ये इमोशंस या वैल्यूज को पूरी तरह से नहीं एड्रेस कर सकता। किसी इश्यू पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी भी सही क्यों ना हो, अगर सामने वाले की वैल्यूज या प्रायोरिटीज अलग हैं तो वो आपकी बात से सहमत नहीं होगा। अनीशा ने इसे अपने ऑफिस के एक इंसिडेंट से जोड़ा। एक बार उनकी टीम में एक प्रोजेक्ट पर डिबेट हो रही थी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या प्रॉफिट मार्जिन्स पर। अनीशा ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पक्ष में बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स दिए थे, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग प्रॉफिट मार्जिन्स को ज्यादा अहम मानते थे। अब उसने समझा कि उस बहस में भी असल समस्या लॉजिक की नहीं थी, समस्या वैल्यूज और प्रायोरिटीज की थी। यूजीनिया चेंग ने इस चैप्टर में समझाया कि लॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी रीजनिंग को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर हम ये जान लें कि सामने वाला किस फाउंडेशन पर खड़ा है तो शायद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। अनीशा ने खुद से कहा,
कितनी बार मैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए बस अपने आर्ग्यूमेंट्स देती हूं, लेकिन शायद अगली बार मुझे यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। किताब में चंग ने यह भी कहा कि लॉजिक के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेंथ है। अगर आप ये मान लेते हैं कि लॉजिक हर समस्या का हल नहीं है, तो आप डिस्कशंस में ज्यादा ओपन माइंडेड और एम्पैथेटिक हो सकते हैं। इस थॉट ने अनीशा को एक नई क्लैरिटी दी। उसने महसूस किया कि वो अक्सर बहस में अपनी बात को जीतने के लिए लड़ती थी, लेकिन अब उसे समझ आया कि डिस्कशंस का मकसद जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना होना चाहिए। किताब के अगले हिस्से में चंग ने एक और एग्जाम्पल दिया। उन्होंने लिखा कि मैथ की दुनिया में भी जहां लॉजिक का सबसे ज्यादा महत्व होता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। अगर दो मैथमेटिशियंस अलग अलग एक्सियम्स से शुरुआत करें तो उनके प्रूफ्स और रिजल्ट्स भी अलग होंगे। अनीशा ने सोचा, अगर मैथ जैसी प्रिसाइज फील्ड में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं तो इंसानी रिलेशनशिप्स और डिस्कशंस में क्यों नहीं। उसने ये लाइन पढ़ते ही खुद से वादा किया कि अगली बार किसी से डिसएग्रीमेंट होने पर वो ये सोचेगी कि उस व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब तक किताब ने उसे जितने इंसाइट्स दिए थे वो उसकी सोच को एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उसने महसूस किया कि लॉजिक की लिमिटेशंस को समझना उसे और बेहतर इंसान बना सकता है। उसने किताब को बंद किया और कुछ देर के लिए रुक गई। उसके दिमाग में पिछले सभी लेसन्स घूम रहे थे। उसने महसूस किया कि हर लेसन उसे सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी सिखा रहा था। अगली सुबह हल्की ठंडक और चाय की गर्माहट के साथ आई। अनीशा ने खिड़की के पास बैठकर किताब खोली। अब तक के सभी लेसन्स ने उसकी सोचने और समझने की क्षमता को बदल दिया था। हर चैप्टर के साथ वो खुद को कुछ और गहराई से जानने लगी थी। आज का लेसन था द इम्पॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड एनालॉजी। उसने सोचा, आज क्या नया सीखने को मिलेगा, और उसने पढ़ना शुरू किया। यूजीनिया चेंग ने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी की परिभाषा समझाई। उन्होंने लिखा कि जब भी कोई समस्या जटिल हो जाती है तो एब्स्ट्रैक्शन यानी उस समस्या को सिंप्लीफाइड वर्जन में देखना हमें क्लैरिटी देता है। वहीं एनालॉजी यानी एक समस्या को दूसरी समान स्थिति से तुलना करके समझना हमें अलग अलग परिस्थितियों के बीच कनेक्शंस ढूंढने में मदद करता है। अनीशा ने यह लाइन पढ़ी और सोचा, अरे ये तो मुझे लाइफ के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। यूजीनिया ने एक दिलचस्प एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि मैथ में एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है जब हम स्पेसिफिक नंबर्स को छोड़कर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, ये एप्पल्स, ऑरेंजेस और यहां तक कि आइडियाज तक पर लागू हो सकता है। अनीशा ने इसे अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वो अपने दोस्त निशांत के साथ करियर पर बात कर रही थी। निशांत अपने डिसीजंस को लेकर बहुत परेशान था। उसने कहा था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चूज करूं, MBA करूं, जॉब बदलूं या एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊं। उस वक्त अनीशा ने उसकी समस्या को ठीक से समझा ही नहीं था, लेकिन अब उसे समझ आया कि अगर उसने निशांत की बात को एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी के जरिए देखा होता तो शायद उसे क्लैरिटी देने में मदद कर पाती। किताब में चंग ने बताया कि एब्स्ट्रैक्शन हमें डिटेल्स में उलझने से बचाती है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हटकर उसकी कोर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस ज्यादा आसानी से दिखने लगते हैं। अनीशा ने इसे अपने ऑफिस के एक इंसिडेंट से जोड़ा। उनकी टीम एक बड़े क्लाइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन सभी लोग छोटी छोटी चीजों पर इतने उलझ गए थे कि प्रोजेक्ट का मेन गोल ही कहीं खो गया था। अगर उन्होंने उस वक्त एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई किया होता और पूरे प्रोजेक्ट के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझा होता तो शायद टीम को कम टेंशन होती। किताब में एनालॉजी पर भी गहरी बात की गई थी। चंग ने लिखा कि एनालॉजी हमें एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को रिलेटेबल तरीके से समझने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट को फेमिलियर एग्जाम्पल से जोड़ते हैं तो लोगों को चीजें जल्दी समझ आती हैं। अनीशा को तुरंत एक वाकया याद आया। कॉलेज में वो अक्सर अपनी रूममेट कृति को पढ़ाई में मदद करती थी। कृति को मैथ में प्रॉब्लम होती थी और वो हमेशा डरती थी कि वो इक्वेशंस को समझ नहीं पाएगी। एक बार अनीशा ने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्लांट्स के ग्रोथ साइकिल के एनालॉजी से समझाया था।
रूट्स को सीड्स के जैसे और सॉल्यूशंस को फुली ग्रोन प्लांट्स के जैसे। उसे याद आया कि कृति ने उस एनालॉजी के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझना शुरू कर दिया था, और अब किताब को पढ़ते हुए अनीशा को एहसास हुआ कि वो उस वक्त अनजाने में एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी का इस्तेमाल कर रही थी। किताब में चंग ने यह भी बताया कि एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी सिर्फ लॉजिक को नहीं बल्कि इमोशनल एंगेजमेंट को भी बढ़ाते हैं। जब हम किसी इशू को रिलेटेबल बना देते हैं तो लोग न सिर्फ इसे लॉजिकली समझते हैं बल्कि इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं। अनीशा ने सोचा कि वो इसे अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ कॉन्वर्सेशंस में कैसे इस्तेमाल कर सकती है। उसने नोट किया, 1. जटिल समस्याओं को सीधा करने के लिए कोर इश्यू पर ध्यान केंद्रित करें, अभास्त्र। 2. यूज एनालॉजीज टू मेक अनफेमिलियर आइडियाज रिलेटेबल एंड एंगेजिंग। 3. रिलेट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चंग ने आगे एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी का इस्तेमाल सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कशंस को आसान बना सकता है। उन्होंने प्रिविलेज की बात करते हुए कहा कि इसे एस्केलेटर से कंपेयर किया जा सकता है। प्रिविलेज ऐसा है जैसे आप एस्केलेटर पर चढ़ रहे हैं जबकि दूसरों को सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है। यह एनालॉजी लोगों को प्रिविलेज की कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करती है। इस एनालॉजी ने अनीशा को बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर मैं इस तरह एनालॉजीज का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं मुश्किल टॉपिक्स पर डिस्कशंस को ज्यादा इफेक्टिव बना सकूं। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसकी एक दोस्त पलक ने उससे फेमिनिज्म पर बात की थी। पलक का मानना था कि फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया में इक्वालिटी पहले ही एग्जिस्ट करती है। उस वक्त अनीशा उसे सही तरीके से समझा नहीं पाई थी, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं फेमिनिज्म को एक सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन करती तो शायद पलक इसे बेहतर समझ पाती। किताब में चेंग ने एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी को डिस्कशंस को एनरिच करने का एक टूल बताया। उन्होंने लिखा कि जब लोग किसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह नहीं समझते तो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स उन्हें डिफेंसिव बना देते हैं, लेकिन अगर हम एनालॉजी का इस्तेमाल करें तो वो इसे अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। अनीशा को एक और बात समझ आई। कई बार जब वो किसी आर्ग्यूमेंट में होती थी तो उसे लगता था कि सामने वाला उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद वो अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर रही थी। उसने किताब से एक और इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका नहीं है, ये एक ब्रिज है जो लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। चैप्टर के आखिर में चंग ने लिखा था कि एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी का सही इस्तेमाल लॉजिकल डिस्कशंस को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि उनमें वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग भी जोड़ता है। अनीशा ने किताब को बंद किया और खिड़की के बाहर देखा। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने महसूस किया कि ये किताब सिर्फ उसे नए कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखा रही थी बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना रही थी। उसने मन ही मन सोचा, अब अगली बार जब भी मैं किसी से बात करूंगी तो एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी का इस्तेमाल जरूर करूंगी और शायद इससे मेरी बातें ज्यादा मीनिंगफुल और रिलेटेबल बन जाएंगी। अनीशा ने खिड़की से आती हल्की धूप को महसूस करते हुए किताब को बंद कर दिया। अब तक के सभी लेसन्स ने उसे न केवल लॉजिक को समझने बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के तरीके भी सिखाए थे। उसे एहसास हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन और एनालॉजी ने उसे लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने और कॉम्प्लेक्स समस्याओं को सुलझाने की नई दृष्टि दी है। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार जब भी कोई बहस या चर्चा होगी तो वो अपनी बात को सिर्फ तर्क के जरिए नहीं बल्कि रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और एम्पैथी के साथ रखेगी। उसने अपने नोट्स देखे और मुस्कुराई। हर लेसन मुझे कुछ और बेहतर बना रहा है, उसने सोचा। उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी बल्कि एक नए चरण की शुरुआत थी। अब उसकी मंजिल सिर्फ समझना नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना था। अनीशा ने किताब को अपनी टेबल पर रखा और एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।